Good morning, students. Today I am giving a explanation regarding the topic gravitation, which is a syllabus of ICSE Physics in class 9th. Okay, and in CBSE also it is a syllabus in class 9th. तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ग्रेविटी क्या है. जब कोई फोर्स जो है अर्थ अपने तरफ किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, दैट स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल जी एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. यानी जब किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. दैट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो इसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल के बारे में सबसे पहले ये जो लॉ ऑफ मोशन से इससे रिलेटेड वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. उसमें क्या देख रहे थे कि v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. v is equal to u plus at means v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time period. यानी किसी बॉडी का शुरू में स्टार्टिंग टाइम पर जो वेलोसिटी है दैट इज नोन एज इनिशियल एंड आफ्टर सम टाइम दैट वेलोसिटी इज नोन एज फाइनल. इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन वर्ड एक नया आ रहा है. ग्रेविटेशन क्या है कि अर्थ जब किसी चीज को अपने तरफ अटैक करती है, दैट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल जी एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, यानी जब कोई बॉडी को थ्रो करोगे या आइदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन देयर विल बी अ ग्रेविटी दैट विल एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. अगर ऊपर की तरफ किसी बॉडी को तुम फेंकते हो देन जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे दिस देन इट विल बिकम पॉजिटिव. यानी ये बढ़ता जाएगा, 9.8 प्लस होता जाएगा, और ऊपर जाने से ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी इसको बोल सकते हैं. अगेंस्ट ग्रेविटी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन्स ने. इसीलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में क्या कहा? ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने आइडिया दिया. इफ देयर आर टू बॉडीज हुज मास इज गिवन एंड डिस्टेंस इज गिवन, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस स्क्वायर. यानी फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास. यानी मास को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है अगर उसको हम बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ देयर इज टू बॉडीज हुज मास इज m1 and m2 and distance between these two bodies is d, then according to condition 1 f is directly proportional to its product of its masses, that is m1 into m2. Second one is f is inversely proportional to its distance square. Now from 1 and 2, अगर इन दोनों को एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा f is directly proportional to m1 m2 upon d square. और इस सिंबल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे फिजिक्स में कांस्टेंट यूज करोगे. दैट इज कांस्टेंट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल G, m1 m2 upon d square. दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको हम लोग इनवर्स लॉ भी बोलते हैं. यानी f की वैल्यू हो जाएगी g इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. अगर m1 m2 की वैल्यू बढ़ाइएगा f की वैल्यू बढ़ेगी. मीन्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इफ डिस्टेंस इज मोर देन फोर्स विल बी लेस. इफ मास विल बी मोर, फोर्स विल बी मोर. एंड द वैल्यू ऑफ g दैट विल इक्वल टू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये इसको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि ये इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, जबकि जो स्मॉल वैल्यू g की है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू घटती या बढ़ती भी है एज
place to place. But the value of capital G, that is universal gravitational constant, is fixed one. That's why it is known as universal gravitational constant. Okay.